छात्रों, हमने अभी कवि परिचय पढ़ लिया है। इसके उपरांत हम अब कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ पहले कविता, उसके बाद में शब्दार्थ, फिर हम इसका संदर्भ और फिर प्रसंग करेंगे कि एक जो काव्यांश में एक इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का, जो भाषा के बारे में पूछा जाता है, शिल्प सौंदर्य के बारे में पूछा जाता है। तो देखिएगा, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़े उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य वह खिसका। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर किसानों की परेशानियों को कवि अपनी लेखनी के माध्यम से हम पाठकों की ओर अग्रसर कर रहा है कि स्वाधीन भारत, स्वतंत्र भारत में भी किसानों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है। तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देखेंगे। गुहा, बेटा यहाँ जो गुहा शब्द आया ये गुफा के लिए होता है, जैसे बहुत अंधेरी गुफा है और उस गुफा में हम प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात जाने से डर लगता है। तो यहाँ जो किसान की आंखें हैं वो दुखों के कारण अंदर धंस गई हैं, जैसे कि गुफा के अंदर धंस रही हों। सरीखी, सरीखी यहाँ इसका अर्थ होगा समान, दारुण, भयानक, घोर, निर्दय कह सकते हैं इसको। दारुण मानी भयानक भी, घोर भी और निर्दय भी कह सकते हैं। दैन्य मानी दीनता या दरिद्रता। नीरव, मौन, शब्द रहित। रोदन, बेटा रोना होगा, विलाप करना होगा। स्वाधीन मानी स्वतंत्र, अभिमान, गर्व। मझधार, धारा के बीच अर्थात समस्याओं के बीच छोड़ देना। यहाँ पर मैं थोड़ा समझाना चाहूँगी कि किसान है, उसको बड़ी खुशी है कि आज मैं स्वतंत्र भी हो गया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किस तरह से पैसे वाला वर्ग जैसे जमींदार लोग आदि हैं वो किसान पर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। तो वो अपने आप को कह रहा है कि देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, मैं तो बीच में ही लटक गया, अर्थात मझधार में ही लटक गया। कगार मानी नदी का ऊंचा किनारा कहेंगे। टीला, सदृश्य मानी समान, इन्होंने समानता की है। तो यहाँ पर संदर्भ देखेंगे हम लोग। संदर्भ हमारे काव्यांश में निरंतर वही आएगा। इस कविता का प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता वे आँखों से अवतरित है, ली गई है, उद्धृत है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अब इसका प्रसंग, प्रसंग जानते हैं, जैसे कोई आपने देखा होगा कोई नाटक है, वो प्रसंग के आधार पर मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको हम प्रसंग कहेंगे बेटा। कि इस काव्यांश में कवि किसानों की दुर्दशा, शोषण एवं दयनीय दशा को देखने से आहत, दुखी होकर उनकी स्थिति का यथार्थ जो सत्य है उसका चित्रण कर रहा है। अर्थात किसान के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह कैसे परेशान है उसको बता रहा है। अब हम छात्रों इसकी व्याख्या करेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसान की दुर्दशा का मार्मिक, मर्म को छूने वाला, हृदय को छूने वाला चित्रण करते हुए कहता है कि किसान की आंखें दुख, दीनता से भरी अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती है। कि जो किसान की आंखें हैं उनमें दुख है। अब वो आंखें कैसी हो गई हैं, छोटी, और वो अंदर को धंस गई हैं। तो उन आँखों को देख करके कवि कह रहा है कि डर लगता है कि जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से भी डर लगता है, उसी प्रकार किसानों की आंखों में देखने से भी भय लगता है, डर लगता है। अब क्यों लगता है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि उनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं है दिखाई देती, अर्थात उन्हें आशा की कोई किरण शेष नहीं रह गई।
उनमें तो केवल दरिद्रता है, उसकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। इसलिए उनकी आंखों में झांकने का उसे साहस नहीं हो रहा कवि का, कि किसान की आंखों में कितनी विडंबना है, कितना दुख है कि स्वाधीन भारत होने के बाद, स्वतंत्र भारत होने के बाद भी उसके साथ कितनी समस्याएं हैं। अर्थात उनकी गुफाश्री की आंखें इस बात को दर्शा रही हैं। तो कवि कह रहे हैं कि उनकी आंखों को देखकर भी हमें डर लगता है। लहराते हुए खेत रंगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। इससे पूर्व हम लोग इसका काव्य सौंदर्य एक बार देख लेते हैं, इन दो काव्यांश का जो काव्य उसको देख लेते हैं पहले, कि यहाँ पर काव्यांश से संबंधित यानी कि शिल्प सौंदर्य से संबंधित दो नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ऊपर पंक्तियाँ दी जाती हैं और फिर कहते हैं कि इसका शिल्प सौंदर्य लिखिएगा। तो थोड़ा सा तो हम भाव लिखेंगे कि अब ध्यान दीजिएगा कि भाव मैंने बताया कि किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। अंधकार की गुहाश्री की तथा संसार कगार सदृश में उपमा अलंकार है, क्योंकि अंधेरे से संसार से इनकी तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार हुआ। दैन्य दुख में दो दो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो छात्रों अनुप्रास अलंकार होगा। काव्य की भाषा मानक खड़ी बोली है। मैंने पूर्व में समझाया था कि इन्होंने खड़ी बोली का यानी कि खड़ी बोली के बारे में इन्होंने सामना किया था ब्रज भाषा की तुलना में। काव्य की भाषा मानक खड़ी बोली है। काव्य में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। शब्दावली शब्दों की जो आवली यानी पंक्तियाँ होती हैं। आपने देखा कि हिंदी भाषा के अंदर विभिन्न भाषाओं का समावेश है, तो इस कविता के अंदर संस्कृत निष्ठ भाषा के शब्द आए हैं, जैसे अंधकार है, गुहा, धन्य, सदृश इत्यादि। तो इस तरह से ये काव्यांश मैंने आपके समक्ष पढ़ा है। अब हम काव्यांश 2 लेंगे। लहराते हुए खेत रंगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। वाह बेटा, आप ध्यान दीजिए, इस कविता को पढ़ने से हमें हमारे हृदय के अंदर किस तरह का करुणा का भाव जागृत हो रहा है कि ये कविता हमें बहुत ही दुख देने यानी कि दुख महसूस करने वाली, जिसको पढ़कर हमें बड़ा दुख ही हो रहा है कि किसान के बेटे के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, उसके बारे में समझा रहे हैं कवि किस तरह से, कि पहले वो खेत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी बेटा यहाँ देखेंगे कि महाजन कौन होता है, ऋणदाता। यह महाजन ऋणदाता जो लोगों को यानी कि टैक्स आदि देता है, जैसे जिसे कहेंगे पैसे उधार में देना, ज़मींदार है या और कोई है, यानी ऋणदाता। कौड़ी मानी 1 पैसा। आँखों में बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दृग मानी नेत्र, आँख, बेदखल निकाल देना, अधिकार विहीन करना, तृण मानी तिनका, कारकुन यानी कि कहेंगे सुदाखोर जमींदार आदि। यहाँ महाजन कहें या महाजन जो होता है उसके लठैत हम कह सकते हैं कारकुन। अर्थात जो जमींदार जो महाजन होता है वो बैठा बैठा क्या करता है, हुक्म देता है, और जो उसके लठैत है चंद पैसों में लोगों को मार आते हैं। तो यहाँ किसान के बेटे की भी उन्होंने हत्या कर दी। तो बड़ा ही मर्म को छूने वाला दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तो इसका संदर्भ तो पूर्ववत आएगा, प्रसंग इस प्रकार आएगा। इस काव्यांश में महाजन के शोषण का शिकार हो रहे भारतीय किसानों की मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। कवि ने कौन सी दशा का बेटा, मार्मिक अर्थात मर्म को छूने वाली दशा का, स्थिति का। कि अब पंत जी कहते हैं लहराते हुए खेत ध्रुवों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से।
कि पंत जी कहते हैं कि कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी। वाह, मेरे खेत हैं वो किस तरह से लहरा रहे हैं, अर्थात धन धान्य से भरे हुए हैं, परंतु आज उसके खेतों से उसे अलग कर दिया है। हुआ बेदखल, अर्थात उसे अपने खेतों से अलग कर दिया है। जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, अर्थात जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर किसान का खुशी से मन झूम उठता था। जो खेत उसकी खुशी के आधार थे, आज उन्हीं पर उसका अधिकार नहीं था। इस प्रकार उसके जीवन की अब जो प्रसन्नता थी वो समाप्त हो गई थी। आंखों ही में घूमा करता वह उसका आंखों का तारा। अब वे किसान की, यानी देखिएगा, अब वो किसान है जो उसके बेटे के बारे में कवि लिख रहे हैं, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आज वही किसान ऐसे हाशिए पर खड़ा है, ऐसे मार्ग पर खड़ा है जहाँ उसका जीवन बिल्कुल नीरस और वीरान हो चुका है, अर्थात उजड़ गया है। किसान का एक बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था। आप तो जानते हैं अपनी औलाद को देखकर सभी बड़े खुश होते हैं, तो किसान का भी एक बेटा था जिसे वह अपनी आंखों का तारा कहता था। पर जमींदार के कारकुन यानी कि कारिंदों ने उसे मार दिया। जब वो खेती पर हमला करने आए होंगे तब किसान के बेटे ने देने से मना कर दिया होगा, तो उसके लठैतों ने उसके बेटे को लाठियों से मार दिया, अर्थात पीट पीट कर मार दिया। अब वह किसान की ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो गया, क्योंकि उसका बेटा है वो मारा गया, उसकी सभी आशाएं समाप्त हो गई। तो आपने देखा कि ये किस तरह से मर्म को छूने वाला, अर्थात ये काव्यांश हमारी आंखों से आंसू निकालने वाला है कि कारकुनों लठैतों ने किस तरह से लाठियों से पीट पीट कर उसके बेटे को मृत्यु प्राप्त कर दी, अर्थात उसे मार दिया। और अब किसान की आंखों में सिर्फ उनकी आशाएं समाप्त होकर सिर्फ अंधेरा छा गया। इसका काव्य सौंदर्य भी देखेंगे। बेटा यहाँ पर देखिएगा कि जमींदार द्वारा किसान अपनी जमीन सहित सारी संपत्ति बेचने के लिए बाध्य किए जाने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है कि चंद पैसों में वो किस तरह से उनसे जमीन छीन रहे हैं। लहराते हुए खेत तथा कारकुनों की लाठी से मारे जाने का बिंब यानी दृश्य है वो बड़ा प्रभावशाली हो रहा है कि इसको पढ़ते ही हमारी आंखें प्रभावी हो रही है कि ऐसा क्या हुआ। आंखों में घूमा करता तथा आंखों का तारा, यहाँ सटीक मुहावरों का प्रयोग हुआ है छात्रों। तृण तृण यानी कि एक शब्द दो बार आ रहा है, बीच में योजक का चिन्ह, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा मैंने पूर्ववत बताई है कि सरल है, सहज है और प्रभावपूर्ण है। इस तरह से इस काव्यांश को हमने यहीं तक पढ़ा। अब हम काव्यांश 3 पढ़ेंगे।